हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कूलाम के नियम की चर्चा की थी और कूलाम के नियम में हमने कहा था कि दो स्थिर आवेशों के बीच में जो बल लगता है उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। और ये जो विद्युत बल होता है, ये विद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी r के वर्ग के समानुपाती होता है। यहाँ से अगर आप समानुपाती चिन्ह को हटा के बराबर का निशान लगाएंगे तो एक समानुपाती स्थिरांक लगा दिया आपने k, फिर आगे q1 q2 अपॉन में r का स्क्वायर। यहाँ पे जो k है ये समानुपाती स्थिरांक है और इसको हम लोग कूलाम स्थिरांक भी कहते हैं, कूलाम नियतांक भी कहते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए यहाँ से ये हमारे पास में बल का व्यंजक आ गया। यहाँ पे जो k होता है इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका आंकिक मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। इसका मीटर देखिए, k का मात्रक देखिए, आप k का मात्रक देखिए हम लोग तो k के बराबर समीकरण बनाइए। k बराबर आ जाएगा हमारे पास में f r स्क्वायर बटा q1 q2। f यानी कि बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। r का यानी दूरी का हो गया मीटर, इसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। अपॉन में आवेश का कूलाम होता है तो कूलाम इनटू कूलाम क्या हो गया, कूलाम का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। और इसका विमीय सूत्र देखें हम लोग तो न्यूटन का विमीय सूत्र होता है हमारे पास में m1 L1 T-2 इंटू मीटर का हो गया L और इसका स्क्वायर था L2 अपॉन में कूलाम का होता है T1 A1, इसका स्क्वायर है तो T2 A2। तो यहाँ से हमारे पास में देखिए इसका विमीय सूत्र जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, m1 L कितना हो गया यहाँ से L1 और L2 कितना हो गया यहाँ से L3 और T देखिए ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्लस में 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो गया और ये पहले से -2 और था तो कितना हो गया T-4 और A-2, ये हो गया हमारे पास में। अब आगे देखें अगर इसमें यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता। और ये जो निर्वात की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट, इसका मान फिक्स होता है 8.854 गुणा 10 की घात -12। अब देखो इसका मात्रक देखना है आपको, k बराबर हमारे पास में क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा हमारे पास में 1/4 पाई k। तो यहाँ से इसका मतलब देखिए एक का कोई मात्रक नहीं होता, 4 का कोई मात्रक नहीं होगा, पाई का कोई मात्रक नहीं होगा, बट्टा में है k का मात्रक क्या है हमारे पास में, वो लिख दो आप न्यूटन मीटर स्क्वायर और बट्टा वाले कूलाम का स्क्वायर ऊपर आ गया। तो इसका जो मात्रक है वो k वाले मात्रक का व्युत्क्रम है तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। अब इसका जो विमीय सूत्र है वो k वाले विमीय सूत्र का उल्टा हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, बाकी तो एकदम सेम टू सेम रहेगा। तो m इसमें 1 था प्लस में तो इसमें -1, इसमें l प्लस में 3 है तो इसमें -3, इसमें t जो है -4 है तो यहाँ पे +4 और a -2 की जगह +2, ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। ये आ गया हमारे पास में, ये आपने देखा था कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम के लिए आपने परावर्तितांक की उपस्थिति का प्रभाव पढ़ा था और उसमें आपने कहा था, देखो यहाँ ये ध्यान रखना है आपको कि जो आवेश आपने रखे हैं वो बिंदु आवेश होने चाहिए और जो आवेश है वो स्थिर आवेश होने चाहिए। गतिशील आवेश अगर होंगे, क्योंकि अगर गतिशील आवेश होंगे तो उस स्थिति में केवल कूलाम के नियम से ही बल ज्ञात नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में गतिशील आवेश पे चुंबकीय बल भी लगता है, ठीक है ना। गतिशील आवेश पर चुंबकीय बल भी लगता है तो इसलिए उस स्थिति में केवल कूलाम के नियम से बल ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आगे देखें अगर आप इसमें तो यहाँ से आप देखिए आपने निर्वात की स्थिति में बल ये बोला है F बराबर होता है k का मान आपने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन में r का स्क्वायर। ये कौन सी स्थिति में बल है, निर्वात की स्थिति में बल। और माध्यम वाली स्थिति में जो बल है Fm ले लिया आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा यहाँ पे q1 q2 अपॉन में r का स्क्वायर। देखो जब आपने निर्वात का बल पढ़ा था तो निर्वात वाले बल में आपने एप्सिलॉन नॉट लिया है और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। माध्यम वाले बल में माध्यम की विद्युतशीलता आ गई और ये जो माध्यम की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन, इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट मतलब निर्वात की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन r का मतलब क्या होता है, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या होती है, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम का पराविद्युतांक। माध्यम की एप्सिलॉन r का मतलब बता देता हूँ, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता
या माध्यम का परावर्तन, ठीक है। तो ये जो आपको एप्सिलॉन का मान मिला है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो माध्यम वाली स्थिति में जो बल है हमारे पास में कितना आ जाएगा 1/4 पाई, और एप्सिलॉन का मान आपने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आपने गिन लिया, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर को आपने गिन लिया। ये किसका मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये किसका मान था माध्यम वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये किसका मान है निर्वात की स्थिति में बल का मान है। तो यहाँ से माध्यम वाले बल का व्यंजक हो जाएगा हमारे पास में निर्वात की स्थिति में बल और बटा में बच गया एप्सिलॉन आर। मतलब आप ये बोल सकते हो कि निर्वात जो माध्यम की स्थिति में बल होता है, अगर दो आवेशों के मध्य कोई माध्यम प्रयुक्त किया जाएगा, यदि दो आवेशों के मध्य कोई माध्यम प्रयुक्त किया जाएगा तो जो बल होगा वो निर्वात वाले बल की तुलना में घट जाता है, ठीक है ना। कितना कम हो जाता है एप्सिलॉन आर, 1/एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है, ठीक है ना। कितना 1/एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है, ठीक है। अगर आपने इन दोनों आवेशों के बीच में कोई धातु की प्लेट रख दी, यदि इन दोनों आवेशों के बीच में कोई धातु की प्लेट रख दी, तो उस स्थिति में अगर आप धातु की प्लेट रख दोगे तो धातु के लिए एप्सिलॉन आर जो होता है इसका मान अनंत होता है, ठीक है ना। इसका मान कितना होता है अनंत होता है। तो उस स्थिति में जो बल होगा वो हमारे पास में आ जाएगा F/एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मान आपने कितना लिख दिया धातु के लिए अनंत, तो कितना हो गया 0। मतलब यदि दो आवेशों के मध्य कोई धातु की प्लेट रख दी जाती है तो उस स्थिति में इनके मध्य विद्युत बल कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है ना। इनके मध्य विद्युत बल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए ये तो आपने कल जहां तक चर्चा की थी वो बताया है मैंने आपको। अब हम आगे देखते हैं। कूलाम का नियम आपने देख लिया था, और कूलाम के नियम के आधार पे हमें कूलाम के नियम का सदिश रूप देखना है। कूलाम के नियम का सदिश रूप हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, किस प्रकार से होता है कूलाम के नियम का सदिश रूप अगर हम देखें तो देखिए जैसे क्योंकि आपने कूलाम के नियम से किसका व्यंजक प्राप्त किया है, कूलाम के नियम से आपने बल का व्यंजक प्राप्त किया है, और बल का व्यंजक आपने प्राप्त किया तो बल एक सदिश राशि है तो इसका सदिश रूप हमें देखना होगा। यहाँ से हम देखें कूलाम के नियम का सदिश रूप, ठीक है। जैसे ये देखिए हमारे पास में कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, नहीं कूलाम्स लॉ। यहां से अगर हम देखें कूलाम के नियम का सदिश रूप अगर हम देखें तो ये देखिए जैसे हमारे पास में है, जैसे कोई निर्देश तंत्र में दे रखा है और ये हो गया इसका मूल बिंदु O, ठीक है। और इस निर्देश तंत्र में आपने दो आवेश दे रखे हैं, एक तो यहाँ हो गया ये आवेश Q1, और इस आवेश के लिए जो स्थिति सदिश है वो हमने ले लिया R1, और ये हमने दूसरा आवेश दे रखा है यहाँ पे, और ये है हमारे पास में Q2, और इसका हमने स्थिति सदिश ले लिया R2, ठीक है ना। अब देखो अब ये दोनों आवेश स्थिर अवस्था में है, ये दोनों आवेश स्थिर अवस्था में है, तो इन दोनों आवेशों के मध्य एक बल लगता है, उस बल को हम लोग विद्युत बल कहते हैं, क्योंकि आवेश स्थिर अवस्था में है तो इनके मध्य लगने वाला बल विद्युत बल होगा। और इस विद्युत बल का जो व्यंजक है किससे प्राप्त किया जा सकता है, कूलाम के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। कूलाम के नियम से अगर आप ज्ञात करते हैं इसको, तो यहाँ से हमारे पास में देखिए क्या हो सकता है, इस आवेश के द्वारा इस पे एक बल लगेगा। अगर ये दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं तो इनके मध्य कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर ये दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश होते तो इनके मध्य कैसा बल लगता, विपरीत प्रकृति का बल लग जाता, यानी आकर्षण बल लग जाता। हमने मान लिया कि ये दोनों समान प्रकृति के, अनिवार्य नहीं है, आप दूसरा भी ले सकते थे। अगर ये दोनों समान प्रकृति के हैं तो इनके द्वारा इस पे एक बल लग रहा है, ठीक है ना, इसके द्वारा इस पे एक बल लग रहा है, ठीक है। ये कौन से आवेश पर लग रहा है, F2, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा लगने वाला बल है, 2 पर 1 के द्वारा लगने वाला बल है, सदिश रूप में आ गया ही, ठीक है। ऐसे ही ये भी तो इस पे एक बल लगा सकता है, तो Q2 के द्वारा Q1 पे भी एक बल लगता है, और ये जो बल है ये हो गया हमारे पास में 1 पर 2 के द्वारा लगने वाला बल F12, ठीक है ना।
2 पर ये तो था हमारे पास में F21 जो कि था 2 पर 1 के द्वारा लगने वाला बल, और ये है 1 पर 2 के द्वारा लगने वाला बल, ठीक है ना। और अगर आप इस दिशा में चलते हो तो आपने बल क्या लिया F21, तो इस दिशा में जो दूरी है वो आपने क्या ले ली R21। इस दिशा में अगर आप दूरी देखते हैं तो ये वाली दूरी आप क्या ले लेते R12 ले लेते, ठीक है ना। हालांकि परिमाण में तो दोनों बराबर है ही, हालांकि R12 और R21 दोनों परिमाण में तो बराबर है ही, ठीक है ना। भाई जैसे आप मान लीजिए बिसाऊ से झुंझुनू की दूरी 40 किलोमीटर है, तो झुंझुनू से बिसाऊ की दूरी भी तो 40 किलोमीटर है, दूरी तो दोनों समान ही है, बस खाली अंतर क्या है, दिशा का अंतर है ना, विपरीत दिशाएं हो जाती है। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, ऐसे चलते हुए जितनी दूरी है ऐसे चलते हुए भी तो दूरी उतनी रहेगी, बस खाली दिशा का अंतर आ जाएगा। मतलब आपको एक तो ये प्राप्त होना चाहिए कि R21 और R12 जो है ना, ये परिमाण में तो समान है। अगर आप इन पे वेक्टर साइन लगाते हो, दिशा काम में लेते हो, तो यहाँ पे विपरीत दिशा आ जाएगा, विपरीत दिशा के लिए ऋणात्मक चिन्ह लग जाएगा, ठीक है ना। समझ लेना आप मेरी बात को। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो है, इसमें त्रिभुज नियम लगाइए आप। दो समान दिशाओं वाले सदिशों का जो योग होता है वो तीसरे विपरीत दिशा वाले सदिश के बराबर होता है। दो समान दिशाओं वाले सदिशों का योग तीसरे विपरीत दिशा वाले सदिश के बराबर होता है। देखो ये और ये ऐसे चलते हुए कौन सा था R21, ये दोनों समान दिशा में है, इनका जो योग है वो तीसरी दिशा ऐसे आनी चाहिए थी ना, ऐसे जाके और ऐसे आनी चाहिए थी तीसरी दिशा, ये विपरीत दिशा में है, इसका मतलब इसके बराबर होगा। मतलब R1 और R21 का जो योग है ये बराबर हो गया R2 के, तो यहाँ से R21 बराबर आ जाएगा हमारे पास में R2 माइनस R1। समझ गए आप मेरी बात को, R2 माइनस R1 आ गई, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इन दोनों के मध्य बल देख लो आप, F21 2 पर 1 के द्वारा लगने वाला बल, F21 वेक्टर फॉर्म में ले लिया हमने, बराबर आ जाएगा हमारे पास में ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पर 1 के द्वारा लगने वाला बल, 1 और 2 के बीच में बल क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर होता है। R इनके बीच की दूरी, F21 वाली दिशा में दूरी आपने क्या ले लिया R21 और इसका स्क्वायर, और दिशा के लिए आपने लगा दिया R21 का क्या, ये एकांक सदिश है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, एकल घात जो होती है सिंगल घात केवल वही सदिश होती है, स्क्वायर पे वेक्टर साइन नहीं लगता है, या स्क्वायर से ज्यादा अगर क्यूब होगी, 4 घात होगी, 15 घात होगी तो भी वेक्टर साइन नहीं लगेगा, केवल एकल घात यानी सिंगल घात पे ही वेक्टर साइन लगता है, एक से ज्यादा घातों पे वेक्टर साइन नहीं लगता, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास में दूरी है, केवल परिमाण है ना। तो आपने यही तो बोला था ना कि R21 और R12 इन दोनों का परिमाण तो समान है, अगर वेक्टर साइन लगाते हो तो दिशा सम्मिलित होती है, तो उसके लिए आपको विपरीत चिन्ह लगाना पड़ता है, ठीक है ना। बाकी परिमाण तो समान है, तो ये हमारे पास में क्या है, केवल परिमाण है, और ये क्या है, एकांक सदिश दिशा दर्शाने के लिए। तो यहाँ से F21 बराबर आ जाएगा हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर और R21 का कैप था। तो एकांक सदिश देखिए, ए का कैप है वो क्या होता है, वेक्टर ए बटा इसका परिमाण ए, परिमाण मतलब उसमें दिशा नहीं आती, केवल आंकिक मान होता है ना। सदिश का जो आंकिक मान होता है ना उसको उसका परिमाण बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सदिश बटा इसका परिमाण, तो R21 का कैप है तो इसमें क्या हो जाएगा, R21 का सदिश और बटा इसका परिमाण क्या आ गया हमारे पास में R21, ये केवल आंकिक मान है, ये भी केवल आंकिक मान है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हमारे पास में F21 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आप देखिए F21 का मान हमारे पास में कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21 का क्या हो गया, यहाँ पे क्यूब हो गया, तो R21 का क्यूब और यहाँ पे आ गया R21 का वेक्टर, ठीक है। अब दोबारा देखो आपने ये व्यंजक लिखा था R1 प्लस R21, इससे तो हम सारी R1 प्लस ये R21 किसके बराबर था R2 के, तो यहाँ से R21 बराबर किसके आ जाएगा R2 माइनस में R1 के, तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए,
तो माइनस का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास में R1 और माइनस में क्या हो गया R2, ठीक है। तो यहाँ से R21 बराबर आ जाएगा माइनस में, जब R2 माइनस R1 था तो R21 था, तो R1 माइनस R2 से क्या हो जाएगा R12, है ना। ऋणात्मक चिन्ह लग गया, ऋणात्मक चिन्ह विपरीत दिशा को दर्शाता है। मतलब आप ये बोल सकते हो यहाँ तो केवल परिमाण है, और परिमाण है तब तक तो R21 और R12 दोनों बराबर है। यहाँ पे तो आपने वेक्टर साइन लगा दिया जिसमें दिशा सम्मिलित होती है। अगर आप वेक्टर साइन नहीं लगाते केवल परिमाण बोलते तो R21 किसके बराबर होता, R12 के बराबर होता, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें इसमें तो F21 बराबर हमारे पास में देखिए कितना आ जाएगा, F21 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21 का क्यूब है। परिमाण के रूप में तो R21 और R12 दोनों बराबर हैं। यहाँ पे देखो ये परिमाण ही तो है, तो परिमाण के रूप में R21 और R12 दोनों बराबर है। तो इसको अगर आप R12 का क्यूब लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो आंकिक मान ही है, दोनों बराबर है। लेकिन यहाँ पे R21 पे सदिश चिन्ह लगा हुआ है, और दिशा के साथ में देखोगे तो R21 किसके बराबर है, माइनस में R12 के, है क्या। तो यहाँ से F21 बराबर आ जाएगा हमारे पास में, ये माइनस का चिन्ह आपने यहाँ लगा दिया, ये हो गया जैसे हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R12 का क्यूब और R12 का वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो F21 बराबर आ जाएगा हमारे पास में माइनस, और ये देखो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 का क्यूब और R12 का वेक्टर, ठीक है। देखो जब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21 का क्यूब और R21 का वेक्टर था, जब अपॉन में R21 का क्यूब और R21 का वेक्टर था तो हमारे पास में क्या था, F21 था। तो अगर यहाँ पे अपॉन में R12 का क्यूब और R12 का वेक्टर आ जाता है तो यहाँ पे किसका मान हो गया, F12 का मान हो गया ना। तो ये मान हो गया हमारे पास में F12 का। मतलब इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको पता चल रहा है पहली बात तो बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब F21 और F12 दोनों के परिमाण समान है। F21 बराबर किसके है, F12 के। अभी दिशा नहीं देखी ना आपने, वेक्टर साइन नहीं लगाया, ठीक है ना। मतलब इन दोनों के परिमाण समान है। मतलब आप ये कह सकते हो F21 मतलब 2 पर 1 के द्वारा लगने वाला बल, Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला बल, ठीक है ना। और F12 का मतलब है Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल। मतलब आप ये कह सकते हो कि Q2 पर जितना Q1 के द्वारा बल लगता है उतना ही Q1 पर Q2 के द्वारा बल लगता है, ठीक है ना। मतलब दोनों आवेश जो है वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, और उन दोनों आवेशों के द्वारा लगने वाले जो एक दूसरे पर लगने वाले जो बल होते हैं वो परिमाण में समान होते हैं। दोनों आवेशों के द्वारा एक दूसरे पर लगने वाले बल परिमाण में समान होते हैं, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को। ये दोनों जो बल होते हैं परिमाण में समान होते हैं, लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं, ठीक है। अब इनका परिणामी बल देखें अगर हम इसमें, तो F21 बराबर आ जाएगा हमारे पास, नहीं F21 और ये इधर आ गया तो प्लस में F12 और बराबर आ गया हमारे पास में 0 के। मतलब आप ये कह सकते हो कि इनका जो परिणामी बल है वो कितना हो जाएगा, रिजल्टिंग फोर्स जो है हमारे पास में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये कहा जा सकता है कि इस स्थिति में निकाय पर लगने वाला परिणामी बल कितना है, 0 है। परिणामी बल 0 है, इसीलिए दोनों आवेश अपनी जगह पर नियत यानी स्थिर बने हुए हैं। अगर ये परिणामी बल 0 नहीं होता तो ये गति करते, लेकिन ये गति नहीं कर रहे, इसका मतलब ये बल 0 हो गया, परिणामी बल 0 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आप ये दोनों जो कथन है ये किसके कथन थे, न्यूटन के गति संबंधी तृतीय नियम के कथन थे, क्रिया प्रतिक्रिया नियम के। आपने बोला था कि प्रत्येक क्रिया की परिमाण में समान प्रतिक्रिया होती है। आप चलने के लिए अपने पैरों से पृथ्वी पर जितना बल लगाते हो, आप चलने के लिए अपने पैरों से पृथ्वी पर जितना बल नीचे की ओर लगाते हैं, पृथ्वी उतना ही बल आपके पैरों पर ऊपर की ओर लगाती है, तभी आप चल पाते हो। मतलब प्रत्येक बल के समान परिमाण में और विपरीत दिशा में एक दूसरा बल जरूर कार्य करता है, जिसे आप प्रतिक्रिया कह सकते हो, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को आप। तो आप ये कह सकते हैं कि अर्थात कूलाम का नियम न्यूटन के गति संबंधी तृतीय नियम की पालना करता है। अर्थात कूलाम का नियम जो है वो न्यूटन के गति संबंधी तृतीय नियम की पालना करता है। कूलाम का नियम न्यूटन के गति संबंधी तृतीय नियम जो होता है ना, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, उसकी पालना करता है, ठीक है। कूलाम के नियम में तृतीय नियम की पालना होती है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना हो जाती है, ठीक है।
ये ध्यान रखना है कूलाम के नियम में कि एक आवेश, पहला आवेश दूसरे पे जितना बल लगाएगा उतना ही दूसरा पहले पे भी लगाएगा। पहला आवेश जितना बल लगाता है दूसरे पे उतना ही बल दूसरे आवेश के द्वारा पहले पे भी लगता है, ठीक है ना। बस खाली अंतर ये होता है कि इन दोनों बलों की दिशाएं विपरीत होती हैं, एकदम विपरीत। इससे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, निरस्त हो जाते हैं और इनका परिणामी बल कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब आगे देखने का हम प्रयास करें। देखिए कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन हमें करना है। देखते हैं। देखते हैं, देखो कूलाम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इनके अध्ययन हमें करें। अगर देखिए कूलाम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, देखो पहली बात तो कूलाम के नियम से कुछ आधारित, कूलाम के नियम से संबंधित कुछ तथ्य उनका अध्ययन करें अगर, तो पहली बात तो ये कि जो कूलाम का नियम है, पहली बात तो ये कि जो कूलाम का नियम है उसमें जो आवेश आपने लिए थे वो आवेश सामान्यतः बिंदु आवेश होने चाहिए, बिंदु आवेश होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हम लोग नॉर्मल गोली आवेश लेते हैं, कोई बात नहीं उसकी तो। लेकिन कूलाम के नियम में जो आवेश आपने रखे थे वो स्थिर आवेश होनी चाहिए। आवेश कैसे होनी चाहिए, स्थिर अवस्था में होनी चाहिए, ठीक है ना। पहली बात तो कि कूलाम के नियम ये अनिवार्य है, अगर आवेश स्थिर नहीं होंगे तो केवल कूलाम के नियम से बल ज्ञात नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। अगर आवेश स्थिर नहीं होंगे तो कूलाम के नियम से बल ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा आप देखो कूलाम का जो नियम है ये गति के तीसरे नियम की पालना करता है, जिसको आप क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो कूलाम का जो नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। कूलाम का नियम न्यूटन के गति संबंधित नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है, ठीक है। और इसके अलावा और देखिए अगर अपन इसमें, तो कूलाम का जो नियम है इसमें देखो आप कूलाम के नियम के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो कूलाम के नियम से आपने जो व्यंजक प्राप्त किया था बल का वो ये था, F बराबर था हमारे पास में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। ये 1/4πε0 को आप क्या लिख सकते हो, इसका मान होता है K का, और इसको ये भी लिख सकते हो K Q1 Q2 अपॉन में r², ठीक है। अपॉन में r का स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। कूलाम का जो नियम है ये व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है, ठीक है ना। कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है, ठीक है। व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। और इसके अलावा आप और देखिए कूलाम के नियम से आपको दो आवेशों के मध्य का बल प्राप्त होता है। कूलाम के नियम से हमें दो आवेशों के मध्य का बल प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब ये दो आवेशों के मध्य का जो बल है ये आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, ठीक है ना। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकते हैं। यदि दोनों आवेश विपरीत जाति के, विपरीत प्रकृति के हैं तो इनके मध्य में आकर्षण बल लगेगा। यदि दोनों आवेश समान प्रकृति या समान जाति के हैं तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ से आपको एक बात देखिए, जैसे नाभिक के बारे में आप देखिए, नाभिक, जैसे ये नाभिक हमारे पास में, नाभिक में कौन से आवेश होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन तो आवेश रहित कण है तो इनको तो आप छोड़ दो, है ना, इनको तो मत देखो। जैसे अब क्या हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन हो गए। नाभिक का जो आकार है वो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। नाभिक का जो आकार है वो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। तो यहाँ से अगर नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का बहुत कम है, बहुत ज्यादा ही कम है, ठीक है। अब इसमें प्रोटॉन है और इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक के कितने समान प्रोटॉन होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई परमाणु, अगर कोई तत्व 50 नंबर पे आता है, उसका परमाणु क्रमांक 50 है, तो इसका मतलब उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, 50 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। 50 प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन पे धनावेश होता है ना। इतने कम आकार के इस आयतन में, इतने कम आकार के इस आयतन में 50 प्रोटॉन रखे हुए हैं, तो इन प्रोटॉनों के बीच की जो दूरी है वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो इतने कम आकार में अगर 50 प्रोटॉन रखने हैं तो इनके बीच की दूरी बहुत कम होगी। ये दोनों प्रोटॉन बहुत पास पास में होंगे, सारे प्रोटॉन।
और प्रोटॉन पे धनावेश होता है, समान प्रकृति का आवेश होगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, है ना। इस स्थिति में आप ये कह सकते हो कि इतनी कम दूरी की स्थिति में कूलाम के नियम के अनुसार जो बल था, दूरी कम होगी, देखो विक्रमवर्ग नियम की पालना करता है तो स्वाभाविक सी बात है दूरी कम होगी तो बल का मान ज्यादा होगा। इतनी कम स्थिति में, इतने कम दूरी की स्थिति में इनके मध्य लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है उस प्रतिकर्षण बल का मान बहुत ज्यादा होना चाहिए ना। और इतने ज्यादा प्रतिकर्षण बल की स्थिति में, इतने ज्यादा प्रतिकर्षण बल की स्थिति में नाभिक जो स्थायी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इतनी ज्यादा प्रतिकर्षण बल की स्थिति में नाभिक जो स्थायी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी नाभिक स्थायी होता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो कूलाम का नियम है 10 की घात -15 मीटर वाली दूरियों पे लागू नहीं होता, एक निश्चित सीमा तक ही लागू होता है। मतलब 10 की घात -15 मीटर से जो ज्यादा दूरियां होती है ना वहां पे लागू होता है। 10 की घात -15 मीटर से ज्यादा दूरियों पर लागू होता है, इसके बराबर भी नहीं, इससे कम दूरियों पे भी नहीं, क्योंकि इसके बराबर या इससे कम दूरियों पे नाभिकीय बल कार्य करता है, ठीक है ना। तो 10 की घात -15 मीटर से अधिक दूरी के लिए मान्य, अधिक दूरी तक मान्य होता है कूलाम का नियम, ठीक है। यदि 10 की घात -15 मीटर की दूरी होगी या फिर इससे कम दूरी होगी तो उस स्थिति में नाभिकीय बल कार्य करेगा। क्या करेगा? नाभिकीय बल। और ये जो नाभिकीय बल है ये प्रकृति का प्रबलतम बल है। नाभिकीय बल जो है प्रकृति का प्रबलतम बल है, ठीक है। नाभिकीय बल जो है ये प्रकृति का प्रबलतम बल है। तो ये था हमारे पास में कूलाम का नियम और उसके सदिश रूप के बारे में विवरण, और साथ में हमने कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया है। इसमें हमने कहा था कि जो कूलाम का नियम है इससे संबंधित कुछ स्थिर बातें और हैं जिनका अध्ययन हमें करना है, और वो बातें हमने क्या क्या देखी हैं। जैसे एक तो आपने बोला कि जो आवेश है कूलाम के नियम के लिए वो स्थिर होना चाहिए। दूसरा आपने बोला कि कूलाम का जो नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम यानी कि गति के तीसरे नियम की पालना करता है, और कूलाम का नियम व्युत्क्रमवर्ग नियम की पालना करता है। और कूलाम का जो नियम है वो 10 की घात -15 मीटर से अधिक दूरियों तक लागू होता है, क्योंकि अगर इतनी 10 की घात -15 मीटर की दूरी होगी, इससे कम दूरी होगी, कूलाम का नियम 10 की घात -15 मीटर से अधिक दूरी पर ही लागू होता है। यदि इससे कम या फिर इसके बराबर की दूरियां होगी तो उस स्थिति में कूलाम का नियम काम नहीं करेगा, उस स्थिति में नाभिकीय बल लगेगा, ठीक है ना। कौन सा? नाभिकीय बल लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं, देखो अब आपको देखना है अध्यारोपण का सिद्धांत। इस पे आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे हम लोग। जहां आवश्यकता होगी वहां मैं आपको आंकिक प्रश्न भी बता दूंगा। पहले हम लोग देख लेते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रतिरूप, ठीक है। उसके बाद में हम कुछ आंकिक प्रश्नों को हल कर लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स को हल करने का भी प्रयास करेंगे हम लोग। देखना क्या बोला गया आपको, किस प्रकार से बोला गया। देखो कूलाम के नियम के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ आपको। आपने कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा है, उसके बाद में हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत का भी अध्ययन कर लेंगे। पहले आप देखिए कूलाम के नियम के बारे में आपने जो पढ़ा है उसमें कुछ बातें और पता चलती है हमें। देखो आपने कूलाम के नियम में व्यंजक ये बोला, F बराबर हमारे पास में होता है K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। K एक नियतांक है, R का मतलब है दूरी, और इसका भी स्क्वायर है तो ये भी प्लस में आएगा, ठीक है ना। Q1 और Q2 आवेश है, ठीक है। यदि आपने बोल दिया कि यदि Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0 है, यदि Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0 है, अभी लेस देन 0 मतलब माइनस में आएगा। 0 से छोटे मान कौन से होते हैं? माइनस वाले होते हैं ना। मतलब Q1 और Q2 का जो गुणनफल है वो किसमें है? माइनस में है। और माइनस में कब आएगा ये गुणनफल? जब इन दोनों में से Q1 और Q2 में से कोई एक तो प्लस में और कोई एक माइनस में हो, ठीक है ना। कोई एक तो हो प्लस में और कोई एक हो माइनस में, ठीक है ना। इसका मतलब ये है Q1 और Q2 लेस देन 0 है, मतलब Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 का मतलब Q1 इंटू Q2 का मान ऋणात्मक है, नेगेटिव है। और नेगेटिव मान होने का मतलब है Q1 और Q2 जो है विपरीत प्रकृति के हैं। अगर इनमें से कोई एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है, तभी तो इनका गुणनफल माइनस में आएगा। अगर ये दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो इस स्थिति में इनके मध्य का जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो F जो है वो कौन सा बल है? आकर्षी प्रकृति का है या फिर आकर्षण बल है, ठीक है ना। इस स्थिति में जो बल है वो कौन सा होगा? आकर्षण बल होगा, ठीक है।
इस स्थिति में लगने वाला जो बल है वो कौन सा बल होगा, आकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, आप इसके आगे अगर अपन देखें तो देखिए दूसरा, देखो अब यहाँ पे Q1 इंटू Q2 का मान किसमें आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ये मान अगर माइनस में आता है तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह लग जाएगा। मतलब इस स्थिति में F का जो मान है हमारे पास में क्या आ जाएगा, K, और Q1 इंटू Q2 का मान किसमें, माइनस में, और बट्टा में R का स्क्वायर। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो ऋणात्मक बल होता है, ऋणात्मक बल वो कौन सी प्रकृति का होता है, आकर्षीय प्रकृति का बल होता है। माइनस वाला बल जो है वो कौन सी प्रकृति का होता है, आकर्षीय प्रकृति का होता है। या फिर ऐसे बोल दो कि आकर्षीय प्रकृति का जो बल होता है वो किसमें होता है, माइनस में होता है। ठीक है ना। तो दूसरा, यदि आपने बोल दिया कि Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0 है, तो उस परिस्थिति में देखिए Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 मतलब ये प्लस में है। इनका जो गुणनफल है वो प्लस में कब आएगा, जब ये दोनों समान जाति के, समान मान प्रकृति के होंगे, समान चिन्ह के होंगे। जब दोनों प्लस में होंगे तो इनका गुणनफल प्लस में आ जाएगा, जब दोनों माइनस में होंगे तो भी इनका गुणनफल प्लस में आ जाएगा। तो इस स्थिति में आप ये कह सकते हो कि इनके मध्य, क्योंकि दोनों समान जाति की, समान प्रकृति के हैं, इस स्थिति में तो इनके मध्य जो बल है वो F कौन सी प्रकृति का होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है ना। F जो ये कौन सा बल है, प्रतिकर्षण बल है, यानी प्रतिकर्षी प्रकृति का होगा ये। ठीक है ना। और इस स्थिति में F का मान क्या आ जाएगा, देखिए K Q1 इंटू Q2 प्लस में है, अपान में R का स्क्वायर। मतलब इस स्थिति में जो बल है वो प्लस में आता है, मतलब प्रतिकर्षण बल किसमें होता है, प्लस में, और आकर्षण बल किसमें होता है, माइनस में। मतलब अगर आपको बल माइनस में दे रखा है इसका मतलब ये आकर्षण बल है, प्लस में दे रखा है इसका मतलब ये प्रतिकर्षण बल है। ठीक है। तो आज हमने कूलॉम के नियम से संबंधित कुछ बिंदुओं की चर्चा की थी। अब अगले वीडियो में हम अध्यारोपण का सिद्धांत और आवेशों के निकाय के मध्य बल का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।